बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी को। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोएगुलेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएशन को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोएगुलेशन का प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, जबकि फ्लक्चुएशन का प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। कोएगुलेशन के प्रोसेस में कोलाइडल पार्टिकल के चार्जेस रिमूव होते हैं और चार्जेस की रिमूवल के बाद ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इनकी यूनियन होती है, दे फॉर्म एग्रीगेट्स। और कोएगुलेशन के प्रोसेस में जो एग्रीगेट्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोफ्लॉक्स। माइक्रोफ्लॉक्स की डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये सोल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। यानी कोएगुलेशन के बाद बज़ाहिर सिस्टम के अंदर कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आती, लेकिन ये कोलाइडल सिस्टम की डिस्टेबिलिटी का पहला स्टेप है और ये स्टेप इरिवर्सिबल है। कोएगुलेशन के बाद जो माइक्रोफ्लॉक्स बनते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये माइक्रोफ्लॉक्स एक दूसरे के साथ अटैच होके बड़े फ्लॉक्स बना लेते हैं और जो बिगर फ्लॉक्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है मैक्रोफ्लॉक्स। अब ये प्रोसेस कहलाएगा फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रोफ्लॉक्स फॉर्म एग्रीगेट्स एंड दीज एग्रीगेट्स आर कॉल्ड मैक्रोफ्लॉक्स। या आप फ्लक्चुएशन को यूं डिफाइन करेंगे कि एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोफ्लॉक्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। कोएगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोएगुलेशन के लिए विगरस स्टीयरिंग की ज़रूरत होती है, जबकि फ्लक्चुएशन के लिए जेंटल स्टीयरिंग की ज़रूरत होती है, यानी थोड़ी सी स्टीयरिंग हो जाए तो ये काफ़ी है। कोएगुलेशन का प्रोसेस इरिवर्सिबल है और फ्लक्चुएशन का प्रोसेस रिवर्सिबल है। जब माइक्रोफ्लॉक्स बन जाते हैं तो माइक्रोफ्लॉक्स पहले तो मैक्रोफ्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए, यानी ये जो हमने कहा है कि एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोफ्लॉक्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। ये माइक्रोफ्लॉक्स के एग्रीगेशन के बाद जो एग्रीगेट्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है मैक्रोफ्लॉक्स। मैक्रोफ्लॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल वो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप माइक्रोफ्लॉक्स आर फॉर्म्ड एंड देन माइक्रोफ्लॉक्स आर कन्वर्टेड टू मैक्रोफ्लॉक्स। द डेंसिटी ऑफ मैक्रोफ्लॉक्स इज़ नॉट वेरी हाई। माइक्रोफ्लॉक्स की डेंसिटी कम होती है, मैक्रोफ्लॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सेटल डाउन हो जाएं। Therefore, मैक्रोफ्लॉक्स आर स्टिल सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन। ये देखिएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल पर से चार्ज रिमूव हो गया तो इन्होंने माइक्रोफ्लॉक्स बना दिए। अब माइक्रोफ्लॉक्स की फर्दर जब एग्रीगेशन होगी तो बिगर फ्लॉक्स बनेंगे जिन्हें कहा जाएगा मैक्रोफ्लॉक्स। और ये प्रोसेस अगर जारी रहे तो मैक्रोफ्लॉक्स फर्दर एक दूसरे के साथ अटैच होके विजिबल फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये विजिबल फ्लॉक्स का साइज़ और डेंसिटी और ज़्यादा होती है, इसलिए ये सेटल डाउन होते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप कहलाता है सेडिमेंटेशन, जिसमें विजिबल फ्लॉक्स सॉल्यूशन सिस्टम में सेटल डाउन होते हैं और इस स्टेप के बाद कोलाइडल सिस्टम मुकम्मल तौर पे ब्रेकअप हो जाता है। Density of macroflux is not very high and they are still suspended in solution. अब आगे है कि macroflux are further converted to visible flux. Visible flux की density ज़्यादा होती है and they are settled down। और ये जो settle down होने का process है, the process of settling of flux in solution is called sedimentation। अब इस डायग्राम को दोबारा देखिएगा। तो कोएगुलेशन के प्रोसेस में पहले तो चार्ज रिमूव हो गया, और अगर लायोफिलिक कोलाइड है तो हो सकता है चार्ज हो ही ना। उस सूरत में ये होगा कि कोलाइडल सिस्टम के अराउंड जो डिस्पर्शन फेज की लेयर थी वो लेयर ब्रेक हो गई। बहरहाल उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए और पहले छोटे छोटे एग्रीगेट्स बनेंगे। इन एग्रीगेट्स को कहा जाएगा माइक्रोफ्लॉक्स। इसके बाद लार्जर फ्लॉक्स बनेंगे, लार्जर एग्रीगेट्स बनेंगे जिन्हें कहा जाएगा मैक्रोफ्लॉक्स। और नेक्स्ट स्टेप में और बड़े फ्लॉक्स बनेंगे जिन्हें कहा जो
विजिबल होंगे, बाकायदा सोल्यूशन के अंदर क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगी, सोल्यूशन देखने में नज़र आएगा कि इसके अंदर कोई नई चीज़ अपीयर हो रही है। यानी एक्चुअली जब विजिबल फ्लॉक्स बनेंगे तो सोल्यूशन में क्लाउडी अपीयरेंस आ जाएगी और फेज सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर विजिबल फ्लॉक्स जब बनेगा तो फेज सेपरेशन शुरू हो जाएगी, और विजिबल फ्लॉक्स की चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है ये सेटल डाउन होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। अब एक दफ़ा समरी दोबारा देख लें कि कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन में डिफरेंस क्या होता है। कोएगुलेशन का प्रोसेस इरिवर्सिबल है, फ्लक्चुएशन का प्रोसेस रिवर्सिबल है। कोएगुलेशन के प्रोसेस में माइक्रो फ्लॉक्स बनते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, और फ्लक्चुएशन के प्रोसेस में पहले मैक्रो फ्लॉक्स बनते हैं और इसके बाद विजिबल फ्लॉक्स बनते हैं। मैक्रो फ्लॉक्स की डेंसिटी माइक्रो फ्लॉक्स से ज़्यादा है और विजिबल फ्लॉक्स की डेंसिटी इन सब से ज़्यादा है। माइक्रो फ्लॉक्स हैव लो डेंसिटी और मैक्रो फ्लॉक्स एंड विजिबल फ्लॉक्स हैव हाई डेंसिटी। माइक्रो फ्लॉक्स की चूंकि डेंसिटी कम है दे आर सस्पेंडेड इन सोल्यूशन, जबकि मैक्रो फ्लॉक्स की डेंसिटी अगरचे माइक्रो फ्लॉक्स से ज़्यादा है लेकिन स्टिल वो सोल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं। अलबत्ता जब विजिबल फ्लॉक्स बनते हैं उनकी डेंसिटी चूंकि ज़्यादा होती है, दे आर सेटल डाउन। कोएगुलेशन के लिए विगरस स्टीयरिंग रिक्वायर्ड होती है और फ्लक्चुएशन के लिए जेंटल स्टीयरिंग ही काफ़ी है। इसके बाद है कि फ्लक्चुएशन का प्रोसेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लक्चुएशन। तो एक सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास कैटायनिक कोलाइडल सिस्टम भी है और एनायनिक कोलाइड भी है, उन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो वो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सिस्टम प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कोएगुलेशन भी हो जाएगी, फ्लक्चुएशन भी हो जाएगी, उसके बाद प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगी। तो ये वाला काम होगा। ये देखिएगा, ये कोलाइडल हमारे पास कैटायनिक कोलाइड भी है और दूसरी तरफ हमारे पास एनायनिक कोलाइड है। इन दोनों कोलाइड्स को अगर आपने मिक्स कर दिया, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर चार्जेस, ये एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके बाद कोएगुलेशन होगी, फ्लक्चुएशन होगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, सिस्टम का ब्रेकअप हो जाएगा। तो फर्स्ट वन, मिक्सिंग ऑफ colloids of opposite charges. When anionic and cationic colloids are mixed, they remove each other charges. They remove charges of each other. They cause removal of charges and then they lead to precipitation of colloid. तो सबसे पहली बात तो ये कि कैटायनिक और एनायनिक कोलाइड को मिक्स नहीं होने देना, अदरवाइज दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दोनों डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। दूसरी बात, टेम्परेचर का इफेक्ट। कोलाइडल सिस्टम मॉडरेट टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। टेम्परेचर शुड बी नाइदर वेरी हाई नार वेरी लो, यानी कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए इंटरमीडिएट टेम्परेचर चाहिए है। क्यों कि अगर आप टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे तो वेरी लो टेम्परेचर पर कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शन कम हो जाएगी एट लो टेम्परेचर। जिस तरह सोल्यूशन में एक रूल है कि आमतौर पर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कम होती है। इसी तरह कोलाइडल सिस्टम में लो टेम्परेचर पर डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शन कम होती है और सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो काउंटर आयन एड्जॉर्ब हुए हैं लायोफोबिक कोलाइड पर, जिनकी वजह से लायोफोबिक कोलाइड के ऊपर चार्ज आया है, वो उन चार्ज आयंस की एड्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि लायोफोबिक कोलाइड चार्जेस की वजह से ही स्टेबल होते हैं, अगर चार्जेस ना हो तो लायोफोबिक कोलाइड डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये चार्ज आते कहाँ से हैं? दीज चार्जेस आर क्रिएटेड ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। ये प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन पर एक और वीडियो है इंशाल्लाह, उसमें हम डिटेल से इसको देखेंगे। तो चार्जेस जब
एड्जॉर्ब होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स पर, तो उन चार्जेस के, उन आयंस के एड्जॉर्ब होने की वजह से लायोफोबिक कोलाइड्स पर चार्ज आ जाता है और ये चार्ज उनकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये आयंस की एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आयंस की एड्जॉर्प्शन बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है और ये हमने पढ़ा हुआ है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। इट मीन हम कहेंगे, अब इस पूरे बात का खुलासा ये है कि कोलाइड्स आर स्टेबल एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ काउंटर आयंस। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काउंटर आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब काउंटर आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनकी डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो जाती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज डिक्रीज इन एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन कोलाइड, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स कोएगुलेशन एंड देन फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलाइडल सिस्टम की कोएगुलेशन होती है और उसके बाद फ्लक्चुएशन हो जाती है। एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर काजेज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कोलाइड, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर काजेज डिक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम एंड रिजल्टेंटली कोलाइडल सिस्टम इज अंडरगो ब्रेकअप। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट। चाहे लायोफोबिक कोलाइड हो या लायोफिलिक कोलाइड हो, इलेक्ट्रोलाइट इज एक्चुअली पॉइजन फॉर कोलाइडल सिस्टम। अलबत्ता लायोफिलिक कोलाइड चूंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है, और लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी पहले ही कम होती है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ही काफ़ी है इस सिस्टम को ब्रेकअप करने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलाइडल सिस्टम का डिस्टेबलाइज हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिंग आउट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव्स चार्जेस फ्रॉम कोलाइड एंड काजेज फ्लक्चुएशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लायोफोबिक कोलाइड चार्जेस की वजह से स्टेबल होते हैं। अगर आप लायोफोबिक कोलाइड में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस लायोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरह सिस्टम ब्रेकअप हो जाता है। अलबत्ता लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है, लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ही काफ़ी है। अब इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलाइडल सिस्टम क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि डिस्पर्स्ड फेज ने बनाया हुआ होता है कोलाइडल सिस्टम। तो जब एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी चूंकि ज़्यादा है, इसलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल कोलाइडल सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे थे वो अब इंगेज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ। इस तरह सिस्टम ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि फिर डिस्पर्शन मीडियम की इंटरेक्शन डिस्पर्स्ड फेज के साथ कम हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसे ही है कि आपकी दोस्ती एक बंदे के साथ ज़्यादा है, दूसरे के साथ कम है, तो जब आपका ज़्यादा अच्छा दोस्त आएगा तो वो दूसरा बंदा जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप उसे इग्नोर कर देंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कोलाइडल सिस्टम का ब्रेकअप हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिंग आउट। अब ये साल्टिंग आउट का फिनोमेना आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में। अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बबल अप हो जाती है, क्योंकि साल्ट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होती है एट वेरी लो टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई प्रेशर। जब आप बाटल का ढकना रिमूव करते हैं तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी वक्त रिमूव हो जाती है, और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। और तीसरा काम, अगर आप
थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 चम्मच भी नमक डाल दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेज़ी से रिमूव होती है। क्यों कि सोडियम क्लोराइड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड कम सॉल्युबल है। तो जब आपने सोडियम क्लोराइड डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल इंगेज हो गए सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के साथ, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड साल्टिंग आउट। अब लायोफोबिक कोलाइड के बारे में हमने कहा कि लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी चूंकि पूरी की पूरी चार्जेस की ही मरहूने मिन्नत है, चार्जेस पर डिपेंड कर रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से भी सिस्टम प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अलबत्ता लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है। लायोफिलिक सोल्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अब आपने सिर्फ चार्ज को ही रिमूव नहीं करना, बल्कि लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्शन मीडियम ने डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को सराउंड किया हुआ होता है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ये जो डिस्पर्शन मीडियम की लेयर है डिस्पर्स्ड फेज के अराउंड, ये जो ब्लू कलर के सर्कल हैं, इट इज़ एक्चुअली सॉल्वेशन स्फीयर, और ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब आप जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की अच्छी खासी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहले इन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इनको यहाँ से रिमूव करेगा, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस को रिमूव करेगा और फिर कोलाइडल सिस्टम प्रेसिपिटेट होगा। तो अब इस पूरी बात की समरी ये है कि लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए, लायोफिलिक कोलाइड के ब्रेकअप के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है, और लायोफिलिक फोबिक कोलाइड के ब्रेकअप के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए है। अगर किसी बंदे के साथ आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग नहीं है तो कोई मामूली सी गलतफहमी भी उस दोस्ती को ख़त्म कर देगी, लेकिन अगर किसी के साथ आपकी गहरी दोस्ती है तो उस दोस्ती को तोड़ने के लिए रकीब को अच्छी खासी कोशिश करनी पड़ेगी। अब अनदर फैक्टर, एडिशन ऑफ को सॉल्वेंट। आपने कोलाइडल सिस्टम बनाया सपोज वाटर में, और वो कोलाइडल सिस्टम स्टेबल भी था, लेकिन उसके बाद आपने उसी सिस्टम में कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो वाटर के साथ मिसिबल हो, तो उस सूरत में वाटर या जो भी सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है वो को सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और कोलाइडल सिस्टम के साथ उसकी इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। इस सूरत में भी कोलाइडल सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो को सॉल्वेंट की एडिशन का इफेक्ट भी वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन का इफेक्ट है। को सॉल्वेंट भी कोलाइडल सिस्टम, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान इंटरेक्शन को वीक कर देता है, इसी तरह को सॉल्वेंट भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के ताल्लुक को ब्रेक कर देता है या वीक कर देता है। कोलाइड्स मे बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। ये चाहे आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है या कोई और सॉल्वेंट है, को सॉल्वेंट आपके प्राइमरी सॉल्वेंट के साथ मिसिबल होना चाहिए। इन दिस वे डिस्पर्स्ड फेज इज डिहाइड्रेटेड एंड इट्स हाइड्रोस्फीयर इज रिमूव्ड। जब आप ऐसा को सॉल्वेंट डालते हैं जो वाटर के साथ मिसिबल है तो डिस्पर्स्ड फेज डिहाइड्रेटेड हो जाती है। क्यों कि वाटर के मॉलिक्यूल ने डिस्पर्स्ड फेज के अराउंड जो लेयर बनाई हुई थी वो लेयर रिमूव हो गई। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज ओनली ड्यू टू चार्जेस। अब कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी पूरी की पूरी चार्जेस पे डिपेंड करती है, तो फिर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। दिस वाज द समरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। इस समरी को हमने 4 लेक्चर में कवर किया। उम्मीद है इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, YouTube के लेक्चर बुक्स का अल्टरनेटिव नहीं है, किताबें ज़रूर पढ़िएगा। तो ये बुक्स भी मैंने अपने पहले लेक्चर में रिकमेंड की थी, तो मज़ीद मैं नेक्स्ट किसी और लेक्चर में दोबारा से रिकमेंड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।